Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. सो आज है 24 जनवरी एंड डे इज़ मंडे। कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा ये नोट्स हैं और ये ग्लॉसरी है, जिसकी हेल्प से हम पूरा वीडियो कवर करते हैं। ये ग्लॉसरी में क्या है, तो इसमें मैं 2-3 फाइनेंशियल और बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स होती हैं जो मैं डेली बेस पे कवर करता हूँ, और ये आपको अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकती हैं। तो इसके अंदर हम पहली 3 टर्म्स कवर कर लेते हैं, फिर हम नोट्स के ऊपर चलेंगे। तो पहली टर्म है आज की एरिथमेटिक मीन। तो इसके अंदर एरिथमेटिक मीन तो बेसिकली आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा, एवरेज। तो एवरेज को ही हम मीन बोल सकते हैं, और मीन का मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन के अलावा भी मीन हो सकता है, उसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोल सकते हैं, बट एवरेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन एरिथमेटिक मीन ही होता है। इसके अंदर वही है कि आपका फॉर एग्जांपल 10 और 20 का अगर आपको एरिथमेटिक मीन निकालना है तो वही हो जाएगा 10 + 20 दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाय 10 एक बार है और 20 एक बार है, तो 2 हो गया। तो ये आपका एवरेज आ गया इनका 15। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म थी, फिर मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। आगे चले तो यहाँ पर आस्क एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर आगे एक और कॉन्सेप्ट है ऑफर एक्सचेंज रेट का, तो उसके अंदर बता रखा है, तो हम उसके ऊपर एक बार चलते हैं, फिर मैं उससे कवर करता हूँ। तो यहाँ पर वो आपका रेट है इसका, ऑफर एक्सचेंज रेट। इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि आप जो करेंसी, फॉरेन करेंसी, एक बैंक या फिर एक डीलर कितने रेट पे आपको बेचना चाह रहा है, तो वो आपका सेलिंग प्राइस जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, आप जिस पे खरीदोगे, तो वो आपका ऑफर एक्सचेंज रेट। अब क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि जो सिक्योरिटी जितने पे बैंक बेचना चाह रहा है उससे कम पे खरीदना चाह रहा होता है हर टाइम पर। क्योंकि इसमें अगर ऐसे होगा, मतलब उल्टा होगा, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो बेचना यहाँ पर चाहता है, हाई पर चाहता है, तो आप एक तरीके से बाय कर रहे होंगे ज़्यादा पर और आप कर रहे होंगे सेल लेस पर। तो बेसिकली ये आपके लिए एक लॉस का सिनेरियो होगा। और अगर इससे उल्टा रहता है, जैसा कि नॉर्मली नहीं होता है, तो वो होएगा कि आप बाय कर रहे होंगे लेस के ऊपर और सेल कर पा रहे होंगे हाई के ऊपर। क्योंकि आपका सेल करना मतलब उनका बाय करना, बैंकर्स या फिर डीलर्स का। तो इस तरीके से तो आपको हर टाइम पर प्रॉफिट होता रहेगा और उनको हर टाइम पर लॉस होता रहेगा। तो वो मार्केट मेकर्स अपने लिए इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उनको लॉस ऑब्वियसली बात है कि ना हो। तो यहाँ पर जो बेसिकली उनका ऑफर एक्सचेंज रेट होता है, उसको हम आस्क एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं, जो हमारा आज का एक्चुअल वर्ड था, जिसके ऊपर वो सेल करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसके ऊपर आप बाय करेंगे, वो जनरली उससे ज़्यादा होता है जितने के ऊपर वो बाय करना चाह रहे होते हैं, जिस पे आप उनको बेचेंगे अपनी फॉरेन करेंसी को। अब यहाँ पर सिर्फ फॉरेन करेंसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। अब मैं आपको एक वापस सेकंड टर्म पे ही लेके चलता हूँ, मतलब नेक्स्ट टर्म के ऊपर, तो आपको इसके अंदर ये बेटर समझ में आएगा। तो आप देखेंगे ये वाली टर्म को, आस्क प्राइसेस को, तो ये भी बिल्कुल सेम आपकी टर्म है। इसके अंदर बस जो फॉरेन करेंसी है उसके अलावा यहाँ पर सारे असेट आ जाएंगे। तो आस्क प्राइस एक तरीके से ब्रॉडर टर्म है, और उसके अंदर एक टर्म आती है आस्क एक्सचेंज रेट, जो कि फॉरेन करेंसी के आस्क प्राइसेस बन जाते हैं। तो वही हो जाएगा आस्क प्राइसेस में भी, कि एक उतना प्राइस जितने के ऊपर आपका जो डीलर है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी है, वो सेल करना चाहे अपनी मैक्सिमम सिक्योरिटीज़ को। और अगेन इसको भी हम ऑफर प्राइस भी कह सकते हैं, यहाँ पे जैसा लिखा है। तो ये आपको सारे आज के वाले टर्म्स पूरे क्लियर हो गए होंगे, तीनों टर्म्स। और अब हम चलते हैं बाकी नोट्स के ऊपर। तो ये नोट्स हैं पूरे आज के इकोनॉमिक टाइम्स के। तो अगर आपको ये भी डाउनलोड करने हैं तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मतलब बेसिकली सेम ही टेलीग्राम ग्रुप है। और अगर आप बाद में जैसे ज्वाइन करते हैं वीडियो देखने के थोड़े टाइम बाद, तो आपको पिंड मैसेज के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारे नोट्स, लिंक्स वगैरह, तो आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करें तो फर्स्ट न्यूज़ से, FRL इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। अब ये IND क्या है, IND मतलब इंडिविजुअल डायरेक्टर्स है यहाँ पर, टू टर्न डाउन अमेजोन्स रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली FRL और अमेजोन का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से बता देता हूँ, अगर आपको पता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार बता रखा है, तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, उसकी एक मेन कंपनी है फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है जो यहाँ पर मेनली इन्वॉल्व रहेगी, वो है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि डेटा बताने से फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको ईयर वगैरह कुछ नहीं बताता हूँ, यहाँ पर बेसिकली मैं बेसिक बताता हूँ। अमेजोन ने इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर, आपकी FCPL के अंदर। यहाँ पर एक क्लॉज डाल दिया अमेजोन ने इस इन्वेस्टमेंट के अंदर,
कि वो अपना कोई भी स्टोर या कोई भी असेट, क्योंकि ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है, अगर आपको इसके ब्रांड्स नहीं पता तो इसके ब्रांड्स हैं जैसे बिग बाज़ार है, सेंट्रल करके एक इनका ब्रांड है, FBB फैशन बिग बाज़ार इनका ब्रांड है। तो ये सब रिटेल चेन स्टोर्स हैं बेसिकली। तो ऐसे कोई भी स्टोर वो रिलायंस को और ऐसे रिलायंस जैसे कई सारे बड़े रिटेलर्स को नहीं बेच सकते, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में ही ऑलरेडी मेंशन था। अब यहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ कि यहाँ पर ये बैंक्रप्सी के कगार पर पहुँच गए थे, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अपने असेट्स को, FRL को, कंपनी के, उनको सेल करने की बात की रिलायंस को। रिलायंस ने ऑब्वियसली बातें अग्री कर दिया, क्योंकि रिलायंस को इतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन मिल रही थी जो इनकी रिलायंस के स्टोर्स उसको फुलफिल कर सकते थे, जो उसके अंदर सप्लाई ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो बेसिकली उसकी वजह से रिलायंस ने तो हाँ कर दिया, बट यहाँ पर ऑब्वियसली बात है अमेज़ॉन को उससे दिक्कत होती, क्योंकि अमेज़ॉन भी कहीं ना कहीं रिटेल स्पेस के अंदर ही काम करता है। तो अमेज़ॉन ने फिर इस पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर केस कर दिया। तो वो केस की काफ़ी सारी हियरिंग्स हुई, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट, बहुत सारी हियरिंग्स के बाद अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अमेज़ॉन ने एक यहाँ पर प्रपोजल दिया था कि अमेज़ॉन का एक PE फंड है, मतलब अमेज़ॉन उसको ओन नहीं करता है, बट अमेज़ॉन की उससे पार्टनरशिप अच्छी खासी रहती है। तो उनका एक PE फंड है समारा कैपिटल। समारा कैपिटल वहाँ पर उनका जो FRL की पूरी कंपनी है इनका एक डिलीजेंस करेगा। डिलीजेंस मतलब एक तरीके से आप स्टडी कह सकते हैं, बहुत बेसिक भाषा के अंदर एक उसकी स्टडी करेगा, और वहाँ पर जितना भी उसका कैश फ्लोज है और जो भी पूरा उसका वैल्यूएशन निकलना चाहिए असल में, वो पूरा निकालेगा। और उसके बेस पे वहाँ पर जो समारा कैपिटल, अमेज़ॉन मिलके उनको फंडिंग देंगे, क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से उन्होंने रिलायंस को सेल किया थी वो थी कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो अगर उनको फंड्स मिल जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो आपका समारा कैपिटल वाला रिक्वेस्ट था अमेज़ॉन का, वो FRL के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स ने उसको मना कर दिया, उसको टर्न डाउन कर दिया। और अगर ऐसा ये अप्रूव हो जाता तो इसके अंदर से समारा कैपिटल उस इन्वेस्टमेंट राउंड को लीड करता, जिसके अंदर 7,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट FRL को जाने वाला था। तो यहाँ पर उन्होंने उसको मना कर दिया। बाकी अब इन्होंने बोला है FRL के इंडिविजुअल डायरेक्टर्स ने कि हमने ये ऑलरेडी चीज़ करा ली है, ये रिलायंस रिटेल ने भी कर ली है जो हमें एक्चुअली में ख़रीदना चाह रहे थे, और बैंक्स ने भी एक्चुअली में कर लिया, क्योंकि ये बैंकरप्ट होने वाले हैं। तो बैंकरप्ट होने वाले हैं तो जो भी बैंक से जिन्होंने इनसे लोन लिया हुआ, मतलब जिनसे इन्होंने लोन लिया हुआ है, सॉरी, तो उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें कर रखी हैं, तो हम ये वापस से नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि इससे ऑब्वियसली बात है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक होती है। बट जो भी रीज़न थे उनकी वजह से पूरा रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो गया। आगे चले तो Q3 रिजल्ट्स ट्रेंड इंडिया इनकॉपरेटिव सीइंग स्टडी YOY ग्रोथ। तो यहाँ पे YOY का बेसिकली मीनिंग है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब यहाँ पर बहुत सारे एवरेज रिटर्न्स को स्टडी करा गया जो Q3 के रिजल्ट्स में पता चले। Q3 क्या होता है? Q3 होता है आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड। और क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी बिजनेस हुआ है उसकी रिपोर्ट्स, सीधी सी बात है कि 31 दिसंबर को आ जाएंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अकाउंटिंग में थोड़ा डिले हो जाता है और सारे अकाउंट्स प्रेजेंट करना और वो सब चीज़ें करने में थोड़ी डिले हो जाती है। तो उसकी वजह से जनवरी फरवरी तक काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो अभी जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसका पूरा प्रॉपर स्टडी हुआ है, और ETIG क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स इंटेलिजेंस ग्रुप, इसने पूरा स्टडी किया है, और ये काफ़ी मतलब रिनाउंड ग्रुप भी है रिसर्च वगैरह के अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने स्टडी किया है और इन्होंने बताया रेवेन्यू आपका ऑन एन एवरेज, जो इन्होंने 256 कंपनीज़ का स्टडी किया है, तो उसका रेवेन्यू एवरेज ग्रोथ निकला है 28.4%, और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ निकला है 17%। अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स यूज़ की जो कि वैसे बहुत बेसिक हैं, बट कभी कभी याद नहीं आती है, समझ में नहीं आती हैं जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे अगेन मेंशन कर दिया। इसके अंदर बोला गया था टॉप लाइन में ग्रोथ रहा 28.4%। तो टॉप लाइन का मीनिंग होता है सेल्स या फिर रेवेन्यू एक कंपनी का कैसा चल रहा है। तो टॉप लाइन में अगर अच्छी चल रही है तो मतलब सेल्स अच्छी चल रही है। बट आप सभी को ये भी पता होगा कि अगर सेल्स अच्छी चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा हो सकता है कंपनी कॉस्ट इंटेंसिव मॉडल पे काम करती हो, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा रहती हो, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है वहाँ पर रेवेन्यू के अंदर। तो इसी चीज़ को बोलते हैं बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट। हो सकता है कभी कभी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंसेंसस ना हो, यानी कि दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो, बट यहाँ पर बॉटम लाइन का बेसिक मीनिंग होता है प्रॉफिट होना। तो इस तरीके से है प्रॉफिट ग्रोथ या बॉटम लाइन का ग्रोथ 11-17% आप मान सकते हैं एवरेज। तो ये हो गया यहाँ पर जियो ARPU लाइकली टू कीप राइजिंग बट VI Q3 ग्रोथ नॉट इनफ। तो इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारी हेडलाइंस के अंदर काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, तो अगर आप 2-3 शॉर्ट फॉर्म्स को डेली बेस पे नोट भी करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है।
अब यहाँ पर देखें तो अगेन यहाँ पर Q3 के रिजल्ट्स जियो और वीआई के, वोडाफोन आइडिया के पोस्ट किए हुए हैं उन्होंने, तो वो कंपेयर किए जा रहे हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी बात यह है कि ARPU का मीनिंग होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब एवरेज तो आप सभी को पता ही है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हर पर्सन क्योंकि अपना खुद का रिचार्ज कराता है, तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ARPU एक बहुत ही बड़ी टर्म हो जाती है। तो इसके अंदर डेली मतलब निकाला ही जाता है कि कितना कितना टोटल रिचार्ज या जो भी प्लान्स वगैरह जिस भी तरीके से कंपनी ने रेवेन्यू कमाया वो टोटल मिला के कितना हो रहा है, और यहाँ पर डिवाइड किया जाता है कि कंपनी का टोटल कंज्यूमर बेस कितना है। तो जियो को ये अक्यूज़ किया गया था कि उनके 10 मिलियन कंज्यूमर्स हट चुके हैं जब उनका टैरिफ हाइक हुआ था, क्योंकि जियो पे लोग इसीलिए थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम मतलब चार्जेस लगते थे, और क्योंकि जियो के सिग्नल्स पे थोड़ी वो रहता ही है कि उसके अंदर डाउट रहता है, और सिग्नल्स में काफ़ी जगहों पर दिक्कत हो जाती है। तो जब हर टेलीकॉम की जो सिम प्रोवाइडर था, बेसिकली जो डेटा प्रोवाइडर था, तो उन्होंने जब अपने सारे प्राइसेस हाइक कर दिए तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जियो से मूव कर गए, क्योंकि जियो के ऊपर सिर्फ प्राइसेस की वजह से थे वो लोग। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जियो के जो लो पेइंग कंज्यूमर्स होते हैं, LPC एक टर्म चलती है, लो पेइंग कंज्यूमर्स, उसके अंदर क्या होता है कि वो कंज्यूमर्स जो आपकी कंपनी का कंज्यूमर बेस तो है, बट वो आपके एवरेज जितना पैसा आपका एक कंज्यूमर आपको दे रहा है उससे काफ़ी कम आपको दे के जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सस्ते प्लान्स लेंगे। हो सकता है एक महीने रिचार्ज कराएं, फिर एक महीने ना कराएं, फिर नेक्स्ट महीने कराएं, ऐसे भी कुछ लोग कर सकते हैं। तो वो सब उस रीजंस की वजह से ARPU उनका डिक्लाइन हो रहा था। बट उसकी जब ये सब चीज़ें हट चुकी हैं उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इनका ARPU अब अच्छे से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर 6% की ग्रोथ इन्होंने ARPU में दिखाई है। बाकी इसके अलावा रीसेंट टैरिफ हाइक्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये रीज़न था एक बहुत बड़ा इसकी ग्रोथ होने का। और सेकेंड रीज़न था ग्रोथ इन ब्रॉडबैंड यूज़र बेस। तो वही हुआ कि यहाँ पर क्योंकि इनके हायर पेइंग कंज्यूमर्स अब बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर ब्रॉडबैंड यूज़र जो है वो भी ओवरऑल बढ़ चुके हैं, तो एवरेज रेवेन्यू उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके अंदर आगे देखिए तो यहाँ पर रेवेन्यू उसका नॉर्मल टर्म्स के अंदर 5.8% से ग्रो किया है, और प्रॉफिट 2.6% से ग्रो किया है। अब जो सेकंड इसकी लाइन थी वो थी कि बट VI Q3 ग्रोथ नॉट इनफ। तो यहाँ पर VI का जो Q3 का ग्रोथ रहा है वो है, ग्रोथ तो है, पॉजिटिव ग्रोथ, बट वो इतना भी सही नहीं है, इतना भी उनके कॉस्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इतना इनफ नहीं है कि अपने सारे एक्सपेंसेस को वो कवर कर सके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3.3% उनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है, जो कि अपने आप में एक नॉमिनल ग्रोथ ही रही है सिर्फ, और उसके अलावा ये स्टिल नेट लॉस के अंदर ही चल रही है कंपनी। 7234 के आसपास, मतलब 7234 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनका नेट लॉस है, जो कि वाइडन हुआ है पिछले साल से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो इसके अंदर थी। HDFC कैपिटल अपबीट ऑन अफोर्डेबल रियलिटी टू इन्वेस्ट 2 बिलियन पोस्ट फंड क्लोज। तो यहाँ पे बेसिकली HDFC कैपिटल एक HDFC की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। ये क्या करते हैं, ये फंड्स रेज करते हैं और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बेसिकली एक म्यूचुअल फंड की तरह, रियल एस्टेट की म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। अब इसको आप एग्जैक्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है REIT के कंपैरिजन में, बट टेक्निकली इसको REIT नहीं बोलना चाहिए इसी रीज़न की वजह से। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने बेसिकली एक अपना फंड निकाला है, H-Care 3 फंड। H-Care का मीनिंग ही यही है, HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट। तो ये सबका फुल फॉर्म है इसका, H-Care का 3 फंड है इसका, मतलब थर्ड वर्जन फंड का। तो इन्होंने टोटल अभी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है 1.22 बिलियन डॉलर्स की, जिसके अंदर ये हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, ये है आपका ADIA। तो ADIA बेसिकली ये है क्या है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका नाम आपने पहले भी कुछ IPOs वगैरह के अंदर, या फिर LIC के IPO की न्यूज़ जब भी आती है तो इनका नाम आता है, तो ये सब में आपने सुना होगा। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि ADIA जो है इनकी एक सब्सिडरी है, 100% ओन्ड। तो ये काफ़ी सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है ये जो सब्सिडरी है। तो वो आपके इस फंड के राउंड के अंदर, जब यहाँ पर कंपनी के इस फंड ने 1.22 बिलियन रेज किए थे, तो इसके अंदर उन्होंने लीड मतलब रोल निभाया था एक तरीके से, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी ही है इसके अंदर। तो वो ये हो गया यहाँ पर। अब टोटल कॉर्पस अगर हम पोटेंशियल कॉर्पस निकाल के चलें, तो ये बेसिकली एक और फंडिंग अट्रैक्ट करने जा रहे हैं अभी थोड़े दिनों के अंदर ही। यहाँ पर डेट्स वगैरह मेंशन नहीं की गई है, बट यहाँ पे बोला गया है कि टोटल पोटेंशियल कॉर्पस जो हो जाएगा कंपनी का वो 2 बिलियन पर चले जाएगा।
और जैसे ही 2 बिलियन पर जाएगा सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा देंगे, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है, टू इन्वेस्ट 2 बिलियन पोस्ट फंड क्लोज। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक तरीके से लाइन के अंदर लिखी हुई है पूरी, कि जैसे ही फंड क्लोज होगा तो 2 बिलियन हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इसके अंदर ये अजम्पशन दी गई है ऑलरेडी कि फंड क्लोज होने तक 2 बिलियन रेस हो ही जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ना आगे चले तो कार मूवमेंट एट मॉल्स हाफ्ड ड्यूरिंग Jan 3 to 23। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। यहाँ पर कुछ कंपनीज होती हैं जो डेटा ड्रिवन होती हैं, जिनका मेन प्रोडक्ट आपको लग रहा होता है कि कुछ और है, बट यहाँ पर इनका मेन प्रोडक्ट डेटा होता है। जो इनके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है वो किसी को सेल कर सकते हैं, या उसका ओवरऑल यूजेज उनका मेन आपका प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर एक कंपनी इसी स्पेस के अंदर है, पार्क प्लस। तो पार्क प्लस एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कार पार्किंग ऐप उनका एक चल रहा है, उसका बेसिकली पार्किंग ऐप का नाम ही पार्क प्लस है। तो उसके अंदर होता ये है कि बेसिकली जो यूज़र होता है उसको ऐसा लगता है कि जब वो पार्क प्लस ऐप यूज़ कर रहा है तो बेसिकली पार्किंग उसको जल्दी मिल जाएगी। अगर होटल वगैरह में जा रहा है तो वो पार्किंग अपनी रिजर्व करा सकता है इस ऐप के थ्रू। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर जो मेन कंपनी का काम है वो उस डेटा के साथ है। जैसे अगर आपने कहीं पे गया तो होटल के अंदर कितने लोग किस किस टाइम पर आ रहे हैं, तो वो पार्क करा रहे हैं, तो ये जो डेटा है वो कंपनी के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जो कंपनी का ऐप यूज़ कर रहा है यूज़र, उससे कंपनी को कोई रेवेन्यू जनरेट एज नहीं हो रहा होता है। तो ये कंपनी का डेटा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे इन्होंने निकाला है कि कार मूवमेंट मॉल्स के, अगर हम देखें मॉल्स की बात करें, तो हालांकि मॉल्स मतलब कुछ स्टेट्स के अंदर तो प्रॉपरली बंद ही हो गए थे, तो वो भी यहाँ पे फैक्टर उन्होंने कंसीडर करना चाहिए था, बट उसके कंसीडर ना करते हुए यहाँ पर Jan 3 to 23 के पीरियड के अंदर 3 वीक्स का ऑलमोस्ट पीरियड हो चुका है इसके अंदर। और न्यू ईयर के आप वो भी चीज़ें मान सकते हैं कि न्यू ईयर के अकॉर्डिंग भरना भी चाहिए था, बट ये जो कार मूवमेंट है इस टाइम पीरियड के अंदर मॉल्स के अंदर वो हाफ हो चुका है जैसा पहले था। तो ये काफ़ी एक अपने आप में शॉकिंग फैक्ट है और काफ़ी एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। बाकी इन एंड आउट ऑफ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ इज़ डाउन बाय 35 to 40%। तो यहाँ पर वही है कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के अंदर आना जाना पार्किंग वगैरह पूरे का, तो ये 35 to 40% से भी डाउन हो गया है। अब ये पार्क ऐप यूज़ कैसे करता है, तो ये तो एक यूज़ हो गया कि यहाँ पर आप अपने फ़ोन से पार्किंग रिजर्व करा सकते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो यहाँ पर लिस्टेड ही नहीं है। तो ये मेन काम करता है अपनी पार्टनरशिप्स के साथ। तो ये होटल्स रेस्टोरेंट्स जहाँ पे भी बेसिकली पार्किंग हो सकती है रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के अंदर मॉल्स के अंदर, तो हर जगह पे इनकी पार्टनरशिप है। जो जैसे टोल टाइप का लगा होता है आपके मॉल्स वगैरह के अंदर पार्किंग वगैरह के अंदर हर जगह, तो वहाँ पर ये अपना एक सेंसर फिट कर देते हैं, तो उसके हेल्प से ये पूरा काम करते हैं। तो आई होप कोई पूरा क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। नाउ स्विच मोबिलिटी रेजिंग 200 मिलियन फॉर केपेक्स। तो स्विच मोबिलिटी क्या है, सबसे पहले यही समझते हैं। नाम से ही एज अ कॉन्सेप्ट लगता है, बट ये कंपनी का नाम है। तो अशोक लेलैंड आई होप को सभी को पता होगा, ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रक मेकर है इंडिया के अंदर। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रक मेकर इंडिया के अंदर कौन है। तो बेसिकली स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड कंपनी का ईवी आर्म है। ईवी आर्म मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म। और ये कार्स वगैरह के अंदर मेनली काम नहीं करता है, ये बसेस के अंदर और बहुत सारे जैसे मतलब बेसिकली बिग व्हीकल्स के अंदर जैसे ट्रक्स, इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट है। अभी के लिए बसेस के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनका प्लान है पूरा 500 मिलियन रेस करने का, और इसके अंदर ढंग से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का इंडिया के अंदर। तो उस तरीके से है, बट अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने 200 मिलियन रेज करने का ये निकाला है, और ये केपेक्स के लिए मेनली यूज़ कर रहे होंगे। अपनी जो प्रोडक्शन का आर्म है बेसिकली, जो इनको सारा कुछ प्रोड्यूस करना है उसकी मशीन्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो एट अराउंड 1.4 to 1.8 बिलियन की वैल्यूएशन पर ये फंडिंग यहाँ से उठा रहे होंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि कोई बैंक है या कोई फर्म है जो इस फंडिंग राउंड को लीड कर रही होगी, तो मैंने वो चीज़ मेंशन नहीं की है। तो यहाँ पे अगर आता है फ्यूचर के अंदर तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर अब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कुछ ऐसा पता चलता है। अब आगे देखिए तो वर्क स्टार्ट्स ऑन 16,600 करोड़ स्कीम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर टेक्सटाइल्स बेसिकली थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर टेक्सटाइल्स जिस मशीनों से बनते हैं उन मशीन्स की बात यहाँ पर चल रही है।
तो वो जो कंपनियां हैं जो उस मशीन को प्रोड्यूस करती हैं जो आगे टेक्सटाइल के अंदर काम आती हैं। अच्छा, टेक्सटाइल क्या होता है? तो टेक्सटाइल मतलब आपके कपड़े से रिलेटेड पूरा काम होता है। तो आपका कॉटन, ये सब चीज़ें बेसिकली आप सभी को पता ही है कपड़े का क्या क्या काम होता है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं मेनली। अब 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये के लिए स्कीम होने वाली है जिसके अंदर 16,600 करोड़ रुपीस के टोटल बेनिफिट मिलने वाले हैं जो टेक्सटाइल की मशीनरी को प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एफिशिएंसी बूस्ट, मतलब बेसिकली उनका मेन पर्पस यही रहेगा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके, ताकि अगर बेसिकली बेनिफिट जहाँ पे भी प्रोवाइड होता है वहाँ पर कुछ एडवांसमेंट निकल के आ ही जाती है। तो वो हो गया एफिशिएंसी बूस्ट हो सके, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन की होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी तो अपने आप एफिशिएंसी बूस्ट हो जाएगी, जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। तो यहाँ पर ये इफेक्ट में आएगी 1 अप्रैल से, और हो सकता है इसको आपके बजट के साथ ही अनाउंस किया जाए। अगर मैं आपको थोड़ा और बैकग्राउंड दूँ तो इसके अंदर एक स्कीम चलती है अभी तक, ATUFS। तो इसकी भी एक फुल फॉर्म है अपने आप में। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। तो मतलब ये काफ़ी सारे सेक्टर्स की आपकी ऐसी डेवलपमेंटल स्कीम्स को कवर करती हैं, बट इसके अंदर से एक आप इसको पार्ट जो है टेक्सटाइल के अंदर जो जाता था तो उसको रिप्लेस करके यहाँ पर ये 16,600 करोड़ की जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और वैसे भी ये जो स्कीम थी वो 31 मार्च 2022 को एंड हो ही रही थी। तो हो सकता है कि दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी आपको सिमिलर स्कीम्स का अनाउंसमेंट देखने को मिले बजट के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। एट अप्रेंटिसशिप रिवैम्प ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर ऑल सेक्टर्स इन द ऑफिंग। तो बेसिकली बहुत ही इजी न्यूज़ है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि अप्रेंटिसशिप, तो इसका मीनिंग हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो। तो इसका मीनिंग होता है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल इसका है प्लम्बर्स। तो जैसे प्लम्बर या फिर कारपेंटर या फिर इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपके घर पे अगर कभी आते हैं तो वो अपने साथ एक ऐसे हेल्पर टाइप पर्सन को लेके आते हैं। तो वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली उनके अंडर रहकर काम सीख रहा होता है। तो वो अप्रेंटिस होता है उनका। तो वो मास्टर वर्कर होता है जो मेन काम करने आता है, और उसके साथ जो पर्सन होता है वो अप्रेंटिस होता है। तो वो एक आर्टिकल की तरह हम उसको बोल सकते हैं, सीए के अंदर आर्टिकलशिप इस टर्म को बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया के अंदर जो वो मार्केट है जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज की मार्केट है, जिसके अंदर कारपेंटर, प्लम्बर्स, आपके इलेक्ट्रिशियंस, ये ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर के प्लम्बर वगैरह वो सब आ गए। तो वो बहुत ही बड़ी मार्केट है, बट उसके अंदर जो अप्रेंटिस है वो बहुत ही कम चल रहे हैं। जस्ट अगर हम डेटा निकालें तो आर्टिकल के अंदर मेंशन था 0.26 मिलियन अप्रेंटिस हैं सिर्फ इंडिया के अंदर। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो 20 मिलियन अप्रेंटिस आज की डेट में काम कर रहे हैं चाइना के अंदर। तो वो भी दोनों डेटा इसके अंदर मेंशन किए गए थे। अब यहाँ पर इनका एम ये है कि इस अप्रेंटिस को रिवैम्प किया जाए और सभी सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट अपने आप प्रोवाइड करे इसको, मतलब गवर्नमेंट अपनी सर्विस चालू करे अप्रेंटिस की। तो कोई भी अगर मास्टर वर्कर है जिसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, तो वो अप्रेंटिस को गवर्नमेंट के एक फोरम से उठा लेगा। तो वहाँ पे उस तरीके से ही गवर्नमेंट काम कर रही होगी। अब यहाँ पर एम है इसका, सीधी सी बात है, अपस्किल करना वर्कफोर्स को, यानी कि वो अच्छा डेवलपमेंट इसका कर सके। बाकी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है। ऑन द जॉब मतलब आप काम करते करते सीखते हैं। जैसे अगर आप कोई कोचिंग जाते हैं तो वो एक ऑफ द जॉब जॉब ट्रेनिंग मेथड हो जाता है। उसके अंदर आप जॉब नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर, आप सिर्फ सीख रहे हैं। तो वो स्किल डेवलपमेंट का फेज़ होता है, वो आपका ऑफ द जॉब होता है। यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट का फेज़ है वो ऑन द जॉब है, आप जॉब में करते करते सीख रहे हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं, मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया क्योंकि ये काफ़ी एक ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर हेडिंग के अंदर भी मेंशन किया गया था। तो आई होप आपको सारी न्यूज़ और नोट्स वगैरह सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स इसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।